एक ऐसी कंपनी जिसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई गरीब लोगों को मारा पीटा। दोस्तों, ये है कारगिल, अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी, जिसे कुछ लोग द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी फूड चेन्स इस एक कंपनी के कंट्रोल में है। फ्राइज वाले आलू से लेकर बर्गर में डालने वाला मीट, साथ ही चीज भी ये एक कंपनी सप्लाई करती है। किसी जमाने में इस कंपनी के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो CIA के बराबर समझी जाती थी। सिर्फ 2021 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू था $135 बिलियन। इस कंपनी के मालिक एक ऐसी सीक्रेट फैमिली है जिसके 14 लोग बिलियनर्स हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आप में से शायद ज्यादातर लोगों ने इस कंपनी का पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और उसकी वजह यह है कि ये कंपनी चाहती ही नहीं कि कोई भी इनके बारे में ज्यादा जाने, क्योंकि जब कोई इनके बारे में जानेगा ही नहीं तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन इस कंपनी ने पिछले 40 सालों में जो कुछ किया है, अब वक्त आ गया है कि वो लोगों के सामने लाया जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कंपनी की कहानी के बारे में जिसके कंट्रोल में इस वक्त दुनिया की सारी बड़ी फूड कंपनी है। ये कंपनी इतनी पावरफुल कैसे हुई और इसने ऐसा क्या किया कि आज इसे द वर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। कारगिल यहाँ तक कैसे पहुंची, ये जानने के लिए हमें 127 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1865 में विलियम वॉलेस कारगिल ने अमेरिका की स्टेट आयोवा में अनाज स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस बनाया। अब उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन इतनी तेज नहीं थी, तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफी टाइम लग रहा था, और इसीलिए इन वेयर हाउसेस की बहुत जरूरत थी। इसी जमाने में अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से फैल रही थी और साथ साथ रेल रोड नेटवर्क भी बिछाया जा रहा था। 1875 तक अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न साइड तक रेल नेटवर्क बिछाया जा चुका था, और इसी से फायदा उठाते हुए कारगिल ने भी हर उस जगह अपना वेयरहाउस बना लिया जहां पर ट्रेन की पटरी पहुंचती थी। 1880 में कारगिल ने अपने बेटे की शादी एक और बहुत बड़े वेयरहाउस चेन के मालिक जॉन एज मैकमिलन की बेटी से कर दी, और इसके बाद 1890 तक पूरे अमेरिका का अनाज स्टोरेज का बिजनेस कारगिल फैमिली के कंट्रोल में आ गया। फिर 1924 में कारगिल ने एक कंपनी खरीदी जिसका नाम था टेलर एंड बॉर्निक। इस कंपनी के पास अपना खुद का एक प्राइवेट वायर सिस्टम था। वायर टेलीग्राम की तरह होता है। जैसे पोस्टल ट्रांसफर में तो आपको फिजिकली चीज भेजनी पड़ती है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लगता है, वायर में आप चंद मिनटों में अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्योंकि कारगिल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रही थी, उसे बहुत ही टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ऐसे में खुद की वायर कंपनी होने का मतलब था कि उनके पास उस जमाने में एक किस्म का इंटरनेट आ गया था। इसी वायर सिस्टम में यूज करते हुए कारगिल ने कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। टाइमली इंफॉर्मेशन की वजह से उन्हें पता चल जाता था कि किस स्टेट में क्या हो रहा है, और वह फौरन अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बदल लेते थे, जिसकी वजह से उनका हर डिसीजन उन्हें बहुत प्रॉफिट देने लगा। और यही वजह थी कि 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में जब अमेरिका की बाकी सारी कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई, कारगिल ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, क्योंकि वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से पहले ही जान चुके थे कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, और इसीलिए उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन आने से पहले ही बहुत ज्यादा अनाज खरीद कर स्टोर कर लिया। और फिर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया और अनाज की कमी हुई, तो कारगिल ने डबल प्राइस पे अपना अनाज बेचा और प्रॉफिट कमाया, और फिर इसी पैसे को यूज करते हुए कारगिल ने हर सेक्टर में घुसना शुरू कर दिया। अभी तक वो सिर्फ स्टोरेज का काम कर रहे थे, लेकिन अब वो उस अनाज को उगाने का कंट्रोल भी अपने हाथ में लेना चाहते थे। कारगिल ने कई हजार एकड़ जमीन किसानों से खरीदना शुरू कर दी। इसके अलावा ट्रेन, ड्रग्स और इवन अपने समुद्री जहाज भी खरीद लिए। वो अनाज उगाने से लेकर उसे एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का सारा प्रोसेस अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, और अगले चंद सालों में उन्होंने अपना ये गोल अचीव कर लिया। 1970 तक अमेरिका की करीबन सारे पोल्ट्री, डेयरी, अनाज और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इस एक कंपनी के कंट्रोल में थी, और अब कारगिल अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलना चाहती थी। और यही वो टाइम था जब कारगिल ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो हजारों इंसानों की जिंदगी अफेक्ट करने वाला था। ये वो टाइम था जब बेबी फार्मूला मिल्क और चॉकलेट जैसी चीजें मार्केट में आ चुकी थी। असल में चॉकलेट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम आज की डेट की बात करें तो हर साल पूरी दुनिया में करीबन 8 मिलियन टन चॉकलेट खाई जाती है। अब चॉकलेट बनती है कोको से, और ये कोको बहुत ही कम कंट्रीज के पास है।
पूरी दुनिया का 70% कोको अफ्रीकन कंट्रीज जैसे नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, घाना और कैमरून में पाया जाता है। तो दुनिया की अराउंड 80% चॉकलेट इधर अफ्रीका से आती है। इसी प्रॉफिट से फायदा उठाने के लिए कारगिल ने बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कोको सप्लाई करना शुरू कर दिया। इन कंपनीज में नेस्ले, मार्श और हर्शीज शामिल है। कारगिल ने सबसे पहले फिलीपींस और ताइवान में कोको के प्लांट लगाए और वहां के जंगलों से कोको निकालकर इन कंपनीज को सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो यहाँ लेबर लोग काफी सख्त थे और दूसरा यहाँ आए दिन तूफान आते थे, जिसकी वजह से कोको निकालना और सप्लाई करना कारगिल को बहुत महंगा पड़ रहा था। कारगिल के नजदीक इन दोनों प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ एक ही था और वो था अफ्रीका जैसा गरीब कॉन्टिनेंट। 1919 में कारगिल को आइवरी कोस्ट में कोको का एक पूरा जंगल मिल गया और उन्होंने अपना सारा ऑपरेशन फिलीपींस से अफ्रीका शिफ्ट कर दिया। और फिर कुछ साल बाद सन 2000 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में 12 साल की कम उम्र के हजारों बच्चों को मोली से आइवरी कोस्ट स्मगल करके ले जाया जाता और उनसे कोको निकालने की मजदूरी ली जाती। इन बच्चों को ना तो सैलरी दी जाती और ना ही प्रॉपर खाना वगैरह दिया जाता। कुछ बच्चों ने तो ये तक बताया कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती तो उन्हें उसी टहनियों से मारा जाता और कई बच्चों के तो जिस्म पर चाकू से कट लगाए जाते। और ये सब सिर्फ इसलिए था कि इन गरीब बच्चों के खून पसीने से सस्ता कोको हासिल करके कैडबरी, मार्स और हर्शीज जैसी चॉकलेट बनाई जाए। करप्शन और गरीबी की वजह से इन कंट्रीज की गवर्नमेंट थोड़ी सी रिश्वत के बदले इन सब रिपोर्ट पर आंखें बंद कर लेती थी। 2005 में इंटरनेशनल लेबर राइट्स फंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह लिखा हुआ था कि ये सारे लेबर कारगिल की डायरेक्ट निगरानी में चल रहे थे। इस रिपोर्ट पर कारगिल पर केस भी हुआ जो अभी तक लोकल कोर्ट्स में चल रहा है। फिर कारगिल को इस सारे मामले से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपना बिजनेस बढ़ाती रही। 2019 में कारगिल ने आइवरी कोस्ट और घाना में $113 मिलियन के कोको प्रोसेसिंग प्लांट लगाए और दूसरी तरफ प्रेस में ये कहते रहे कि हम चाइल्ड लेबर के बहुत खिलाफ हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एक मीडिया स्टंट था और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसी टाइम पर कारगिल दुनिया के दूसरे कंट्रीज में कुछ और घिनौने काम भी कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कारगिल का असल बिजनेस तो अनाज, डेयरी और पोएट्री प्रोड्यूस करना, उसे स्टोर करना और फिर कस्टमर तक पहुंचाना है। तो ये सारे काम के लिए कारगिल को बहुत ज्यादा जमीन चाहिए थी, सस्ती जमीन। और ये जमीन हासिल करने के लिए कारगिल ने डिफरेंट कंट्रीज में लोकल गैंगस्टर्स को हायर किया और उनके जरिए जमीन हथियानी शुरू कर दी। 2011 में इंडोनेशिया में एक पूरे गांव को इन गुंडों ने कारगिल के कहने पर आग लगाकर लोगों से खाली करवा लिया। इनका कसूर सिर्फ ये था कि इस गांव के किसी आदमी ने कारगिल के बाग से कोई फल चुराया था। अब इन लोगों की सारी जमीन और खेत कारगिल के कब्जे में थे। इसी तरह 2013 में कारगिल पर इल्जाम लगा कि उसने ब्राजील के एक गांव में यही प्राइवेट आर्मी भेजकर उन लोगों से वह गांव खाली करवाया। इस आर्मी ने लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े, एवं औरतों और बच्चों को मारा पीटा और इस डर की वजह से सब लोगों ने वो गांव छोड़ दिया और एक बार फिर वहां के लोकल लोगों की जमीन कारगिल के कब्जे में चली गई। इसी तरह 2018 में कारगिल पर यह केस हुआ कि वो कॉर्न और सोया उगाने के लिए अमेज़न के जंगलों को बेहिसाब काट रही है। 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक कारगिल अब तक अमेज़न में 800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सारे दरख्त काट चुकी है। इस सारे एरिया में वो सोया उगाया जाता है जो करीबन पूरी दुनिया की 60% पोएट्री को खिलाया जाता है। आज की डेट में कारगिल एक जायंट बन चुकी है। वो 4 और कंपनी के साथ मिलकर पूरी दुनिया की 85% मीट सप्लाई कंट्रोल करती है। ज्यादातर फास्ट फूड कंपनीज की सप्लाई इन्हीं के कंट्रोल में है और ये मजे मजे के बर्गर्स, चिकन पीस और चॉकलेट्स के पीछे बहुत ही घिनौने कारनामे छुपे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आपको पता भी नहीं चलता कि पीछे डोरिया हिलाने वाला आखिर है कौन। हमारे यहाँ खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल की चीजें यूज करना बड़े गर्व और फक्र की चीज समझा जाता है। हम लोगों को बड़ा ट्रस्ट होता है कि ये बाहर की कंपनीज है तो इनकी हर चीज अच्छी होगी, और अगर वो हो भी गोरी चमड़ी वाले कंट्री से तो फिर तो क्या ही बात है। बगैर कोई रिसर्च किए किसी कंपनी की क्या हिस्ट्री है या उसके ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, हम दौड़ पड़ते हैं उसकी चीजें यूज करने। सबसे बड़ी ताकत नॉलेज है और हमारी यही कोशिश है कि आप एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड हो कि दुनिया में हो क्या रहा है। राइट नॉलेज लीड्स टू राइट एक्शन। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।